चलो स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में पढ़े थे हम लोग, पूरा वर्णमाला को पूरा समझे थे। स्वर वर्ण क्या है, व्यंजन वर्ण क्या है ना भाई, अयोगवाह क्या है, पूरा समझ लिए। ठीक है, आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अपना चैप्टर आगे बढ़ाते हैं और स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे आप लोग का चैप्टर वर्णमाला। ठीक है, वर्णमाला, तो वर्णमाला पढ़ रहे थे। ठीक है, वर्णमाला, इस वर्णमाला में हम लोग देखे तो पूरा क्या देख लिए हैं इसको। वर्णमाला में हम लोग वर्ण और अक्षर को, ठीक है, हमें सबको पता है वर्णमाला में 52 क्या कितना होता है, 52 वर्ण होता है ना भाई। कितना वर्ण होता है, 52 वर्ण। इस 52 वर्ण को हम लोग डिवाइड किए थे। आप लोगों का देखा जाए तो स्वर वर्णों में हम लोग डिवाइड किए थे। कुल स्वर वर्ण कितना होता है, 13 है ना, जिसमें दो को हम लोग क्या बोल देते हैं, अयोगवाह। अंग के मात्रा और अह के मात्रा को, अंग के मात्रा को अनुस्वार और अह के मात्रा को विसर्ग कहते हैं, है ना भाई। अगर बात करेंगे 13 के बाद कितना बच गया इसमें, 39, है ना भाई। इस 39 को हम लोग देखे थे, क्लियर है, जिसमें कि इसको टोटल में बांट दिया अ से लेकर अह तक, है ना भाई। इसमें हम लोग 39 को बांटे थे, 39 को बांटे थे हम लोग। आप लोग का देखा जाए तो इसमें 39 को बांटे थे। 39 में सबसे पहले बांटे थे हम लोग 35 प्लस 4। 35 को हम लोग मूल व्यंजन वर्ण कहते हैं, है ना भाई। ये स्वर हो गया और ये हमारा व्यंजन था, ठीक है ना। तो 35 हमारा क्या होगा, मूल हो गया। ह्रस्व भी बोल सकते हो और आप लोग का लघु भी बोल सकते हो व्यंजन वर्ण में। अगर बात करेंगे फिर 4 हमारा क्या था, संयुक्त था, ठीक है ना, संयुक्त आक छत्र ज्ञ स्र, ये पढ़ चुके थे। फिर 35 को हम लोग अलग से बांटे थे 33 प्लस 2 में, जिसको 2 को हम लोग द्विगुण कहते हैं, जिसमें केवल 2 गुण था, है ना, मध्य में और अंत में ही लगता था, है ना भाई। फिर 33 को हम बांटे थे 25 4 4। 25 को स्पर्श व्यंजन कहते हैं, जिसको हम लोग वर्गीय व्यंजन के नाम से जानते हैं। 4 को अंतस्थ व्यंजन य र ल व, और हमारा 4 आप लोग का देखा जाए संघर्षीय या उष्मीय व्यंजन श श श ह को। इतना कंप्लीट कर दिया था, ढांचा समझ लिए थे। टोटल हम लोग 52 वर्णमाला, मतलब 52 वर्ण को वर्णमाला के अंतर्गत पढ़ लिए थे, है ना भाई। तो अब हम लोग स्वर को डिटेल में आज पढ़ना शुरू करते हैं, क्लियर है। जैसे कि हम लोग समझेंगे स्वर, है ना भाई, स्वर वर्ण, स्वर वर्ण, ये हमारा स्वर वर्ण। अब इस स्वर वर्ण में हम लोग देखेंगे कि स्वर वर्ण में समझेंगे क्या, समझेंगे, समझना थोड़ा इसका परिभाषा। तो परिभाषा में हम लोग देखे थे ऐसा वर्ण जिसको हम स्वतंत्र रूप से उच्चारण कर सके, क्या कहलाता है, स्वर वर्ण कहलाता है ना भाई। अब यही स्वर वर्णों की कुल संख्या परंपरागत या सामान्यतः रूप से कितना संख्या होता है, 13। तो कुल स्वर वर्णों की संख्या परंपरागत रूप से सामान्य रूप से कितना होता है, 13, है ना भाई। देखा जाए इसी स्वर वर्ण को जब हम लोग देखते हैं तो स्वतंत्र रूप से उच्चारण करने वाला क्या कहलाता है, स्वतंत्र रूप से उच्चारण करने वाला वर्ण या उच्चारण होने वाले वर्ण, उच्चारण होने वाला वर्ण क्या कहलाता है जी, स्वर वर्ण कहलाता है ना भाई। स्वर वर्ण जिसको हम लोग देखे थे आप लोग का परंपरागत रूप से, है ना भाई, परंपरागत या आप लोगों का परंपरागत बोलो, सामान्य रूप से बोलो। सामान्य रूप से कुल कितना होता है जी, 13 स्वर वर्णों की संख्या होती है ना। अ से लेकर अह तक, अ आ, छोटे ई, बड़े ई, छोटा ओ, बड़ा ओ, री को मात्रा बोल सकते हो, कहीं पर भी करो री, है ना भाई। ए ओ औ अंक और आहा, ये टोटल हमारा कितना है, ये स्वर वर्ण है 13, है ना भाई। कुल परंपरागत सामान्य रूप से कुल हो गया। सेंट्रल गवर्नमेंट में जब भी पूछेगा तो इतना ही लेना है, 13, है ना भाई। लेकिन हमें स्टेट पूछेगा तो 11 लेना है, ठीक है। जैसे कि पूछा जाएगा तो याद रखना आप लोग, है ना भाई, मानक रूप में करके पूछा जाएगा या उत्पत्ति के आधार पर पूछा जाएगा या आप लोग का मानक के बाद मुख्य रूप से पूछा जाएगा या उच्चारण के रूप से पूछा जाएगा, है ना भाई। तो कुल स्वर वर्णों की संख्या कितना होता है करके पूछा जाएगा तो अब याद रखना 11 स्वर वर्ण होता है। तो 11 स्वर वर्ण क्या हो जाएगा हमारा, ये अंग के मात्रा और आह के मात्रा अलग हो जाएगा, क्या कहलाता है ये दोनों जी, अयोगवाह कहलाता
है ना भाई, जिसमें हम लोग अंग के मात्रा को क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं, और अह के मात्रा को क्या कहते हैं जी, विसर्ग कहते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। अगर हम लोग को पूछ देगा अर्थ के आधार पर कितना स्वर वर्ण होता है करके, तो अर्थ के आधार पर स्वर वर्णों की संख्या कितना होता है जी, 10 होता है। ठीक है, 10 में हम लोग देखा जाए तो री के मात्रा को हटा देंगे। किसको हटा देंगे, इस री के मात्रा को हटा देंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा, टोटल 10 हो जाएगा। तो अर्थ के आधार पर टोटल कितना होता है, 10 होता है। ठीक है, ये हो जाएगा, ये टोटल हमारा स्वर वर्ण हो गया। ठीक है जी, अब स्वर वर्ण के बाद देखेंगे हम लोग, इसके बाद इस स्वर वर्ण को अलग अलग भागों में विभाजित करके बताया गया है। तो कौन कौन से भागों में विभाजित करके बताया गया है, आइए उसको समझते हैं, है ना भाई। तो स्वर वर्ण को हम लोग अलग अलग भागों में विभाजित करके अध्ययन करेंगे। ठीक है, यहीं पर आए थे, है ना, तो चलो देखते हैं। ठीक है, स्वर वर्णों को अलग अलग भागों में विभाजित करते हैं, अलग अलग भागों में विभाजित करके अध्ययन करते हैं, अलग अलग भागों में विभाजित करते हैं। ठीक है, अलग अलग में विभाजित करते हैं। जैसे कि देखें तो अलग अलग भाग आप लोग का क्या हो जाएगा, सबसे पहले जानना होगा आप लोगों को जी, सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है करके पूछा जाता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले जब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर स्वर वर्णों को पढ़ेंगे। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर स्वर वर्णों को पढ़ेंगे। दूसरा में देखेंगे हम लोग उच्चारण या मात्रा के आधार पर स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है उसको देखेंगे। उसके बाद तीसरा हम लोग देखेंगे शरीर के अंगों के अनुसार स्वर वर्णों की संख्या कौन कौन सी होती है उसको देखेंगे। ठीक है, पहले उत्पत्ति, फिर उच्चारण, फिर शरीर के अंगों के माध्यम से देखेंगे। उसके बाद देखेंगे चौथा, श्वास लेने के आधार पर, श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं तो उसके आधार पर हमारा कौन कौन सा स्वर वर्ण क्या कहलाता है उसके बारे में देखेंगे। फिर पांचवा हम लोग देखेंगे घोषत्व के आधार पर देखेंगे। घोषत्व का मतलब होता है जी कंपन, जो कि हमारा अघोष सघोष करके पढ़ते हैं। कौन सा हमारा अघोष स्वर वर्ण है, कौन सा हमारा सघोष स्वर वर्ण है करके पढ़ेंगे उसको। फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग छठवां में, आप लोग का छठवां पढ़ लेंगे प्राणत्व के आधार पर, जिसको हम लोग हवा भी समझते हैं। ठीक है, तो प्राणत्व के आधार पर समझेंगे, जिसको हम लोग अल्प प्राण या महाप्राण किसे कहते हैं उसको समझेंगे, है ना भाई। तो याद रखना प्राणत्व के आधार पर ये हमारा दो भाग में होगा, जिसको हम लोग हवा के नाम से जानते हैं, क्योंकि हवा हमारे लिए प्राण का काम करता है, जान हवा है हमारा, है ना भाई। इस प्रकार से हम लोग स्वर वर्णों को पूरा डिवाइड करके अध्ययन करेंगे। आ रही बात समझ में, जिसमें पहला किसको करेंगे जी, उत्पत्ति के आधार पर। क्लियर है, तो सबसे पहला हम लोग हेडिंग डालेंगे उत्पत्ति के आधार पर स्वर वर्णों की संख्या या प्रकार। ठीक है, तो पहला क्या है हमारा, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर स्वर वर्णों की संख्या, स्वर वर्णों की संख्या या स्वर वर्णों के प्रकार को भी देख लेंगे। ठीक है, स्वर वर्ण लिखो बस। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर स्वर वर्ण, तो उत्पत्ति के आधार पर स्वर वर्ण क्या क्या होता है समझना होगा। ठीक है, उत्पत्ति, तो याद रखना उत्पत्ति के आधार पर स्वर वर्णों को हम लोग दो भागों में विभाजित करते हैं। कितने भागों में, दो भागों में। ठीक है, वो दो भाग याद रखना, पहला हो जाएगा हमारा, आप लोगों का पहला हो जाएगा मूल स्वर संधि, दूसरा हो जाएगा हमारा संधि स्वर संधि। ठीक है, पहला हो जाएगा हमारा मूल, पहला क्या हो जाएगा जी हमारा मूल हो जाएगा। ठीक है, तो पहला हो जाएगा मूल स्वर संधि, पहला क्या हो जाएगा मूल स्वर संधि, मूल स्वर वर्ण
मूल स्वर वर्ण जी है ना, संधि आ जा रहा है, इसी से संधि बनेगा ना, यही से पूरा संधि बनेगा। ठीक है, तो संधि नहीं, मूल स्वर वर्ण। फिर उसके बाद पढ़ेंगे संयुक्त स्वर वर्ण। ठीक है, कितने भाग, सॉरी, संधि स्वर वर्ण, संधि स्वर वर्ण, संधि स्वर वर्ण। तो हम लोग उत्पत्ति के आधार पर दो भागों में बांटते हैं, पहला हमारा मूल स्वर वर्ण, दूसरा हमारा संधि स्वर वर्ण। याद रहेगा, मूल स्वर वर्ण को हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं, अलग अलग नाम से जानते हैं। ठीक है, इसी मूल स्वर वर्ण को हम लोग ह्रस्व स्वर वर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर वर्ण। ह्रस्व का मतलब होता है छोटा, इसलिए इसको हम लोग लघु स्वर वर्ण भी कहते हैं। इसलिए इसको हम लोग, लघु का मतलब होता है छोटा, इसलिए इसको छोटा स्वर वर्ण भी कहते हैं। आ रही बात समझ में? याद रखना, ये मूल स्वर वर्ण है। जिस प्रकार हमारा सारे स्वर वर्ण जो होता है 1 से लेकर 13 अंग अह तक टोटल आ ई, ये सभी स्वयं में मूल होता है, इसको किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि इसकी दूसरे को आवश्यकता पड़ती है। उसी प्रकार इसीलिए हम उसको मूल कहते हैं, है ना भाई। इसको मूल है, छोटा जरूर है लेकिन तो बहुत बड़ा काम करता है, इसीलिए लघु भी है, ह्रस्व भी है, छोटा भी है। तो इसको हम लोग ह्रस्व भी कहते हैं, लघु भी कहते हैं, मूल भी कहते हैं। ठीक है, ये तीन दोनों एक ही है, मूल स्वर वर्ण। संधि स्वर वर्ण क्या है? ऐसा स्वर वर्ण जो दीर्घ स्वर वर्ण और संयुक्त स्वर वर्ण दोनों को मिलाकर बनाने वाला वर्ण क्या कहलाता है? संधि स्वर वर्ण कहलाता है। दीर्घ स्वर वर्ण और संयुक्त स्वर वर्ण याद रखना। तो दीर्घ स्वर वर्ण और संयुक्त स्वर वर्ण को याद रखना है आप लोग को। ठीक है जी, तो ये दो रूपों से मिलकर बनेगा। पहला क्या बनेगा? दीर्घ स्वर वर्ण, दीर्घ स्वर वर्ण। ठीक है, दीर्घ स्वर वर्ण। दूसरा हो जाएगा हमारा संयुक्त स्वर वर्ण, संयुक्त स्वर वर्ण, संयुक्त स्वर वर्ण, ये हो गया। ठीक है, दीर्घ स्वर वर्ण और संयुक्त स्वर वर्ण, क्लियर है ये। तो संधि स्वर वर्ण क्या है? ऐसा स्वर वर्ण जो हमारा दीर्घ स्वर वर्ण और संयुक्त स्वर वर्ण से मिलकर बनता है, क्या कहलाता है? हमारा संधि स्वर वर्ण कहलाता है। क्लियर है? अब इसका तो हम लोग समझ गए, मूल स्वर वर्ण होता है, जान गए, लेकिन किस किस को मूल स्वर वर्ण कहते हैं? रहने का तो स्वर सभी है, उस 13 में से 11 में से कौन कौन सा ऐसा वर्ण है जो हमारे मूल स्वर वर्ण के अंतर्गत में आता है? डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? देखो तो, निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से, लिखित में से मूल या ह्रस्व स्वर वर्ण कौन सी है? कौन सी है? पहचान कीजिए। ठीक है, तो आप लोग को पहचान करना है। ऑप्शन ए ऋषि के री, ऑप्शन बी, इसको ऋषि के री को हटा देता हूँ, उल्लू के ऊ, फिर छोटे इमली के ई, फिर मैं कर देता हूँ उन के ऊ, फिर कर देता हूँ डी। ठीक है, 1 2 3 4, जिस लेवल में एग्जाम पूछ रहा है वैसे करेंगे, है ना भाई। फिर आप मान के चलो मैं कर देता हूँ कूट। ठीक है, कूट में अपन देखेंगे इसको, जैसे कि ऑप्शन ए केवल 3, ऑप्शन बी केवल 1, ठीक है, ऑप्शन सी केवल 1 व 2, केवल 1 व 2, ऑप्शन डी केवल 3 व 4, केवल 3 व 4। अब इसमें दिमाग लगा, कौन आंसर होगा? सी 1 व 2। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्लियर है जी, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि छोटा ऊ, छोटा ई और आप लोग का अनार के अ और री, ऋषि की री, इन चारों को मूल स्वर वर्ण कहा जाता है, ह्रस्व स्वर वर्ण कहा जाता है। क्लियर है? तो याद रखना, इस प्रकार से पूछा जाता है ना भाई। तो इसको डील करेंगे, तो डील करेंगे तो हमारा याद रखना, इसका परिभाषा क्या बन जाएगा जी, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। परिभाषा क्या बन जाएगा समझना। स्वर वर्ण का परिभाषा सबको पता है, ऐसा वर्ण जो स्वतंत्र रूप से उच्चारण करते हैं क्या कहलाता है? स्वर वर्ण कहलाता है। लेकिन स्वर के अंदर हम लोग क्या सीखेंगे? मूल स्वर वर्ण को।
तो ऐसा स्वर मतलब ऐसा स्वर वर्ण जिनका उच्चारण कम समय में होता है, कम समय में, ऐसा स्वर वर्ण जिनका उच्चारण, ऐसे स्वर वर्ण, ऐसे स्वर वर्ण, ऐसे स्वर वर्ण जिनको या जिनका उच्चारण, जिनका उच्चारण कम समय में होता है, कम समय में होता है, कम समय में होता है, क्या कहलाता है जी? ह्रस्व लघु या मूल स्वर वर्ण कहलाता है ना भाई। जिसकी संख्या 3 से 4 मानी गई है, जिसकी संख्या कितनी मानी गई है? 3 से 4 मानी गई है। ठीक है, याद रखना, जैसे जैसे हो जाएगा हमारा अनार के अ, ठीक है, इमली के ई, और हो जाएगा उल्लू के उ, और ऋषि के री। ठीक है जी, ऐसा क्लियर है? ये आराम से हो जाएगा एकदम कम समय में, अ ई उ री, है ना छोटी। हाँ गुड। अब देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट हमारा हमेशा 4 लेता है। सीटेट दिलाओगे कभी भी तो आपको 4 लेना पड़ेगा, लेकिन हम स्टेट दिलाएंगे तो केवल 3 को ही माना जाता है। ये तो ये दोनों आता है हमारा, ठीक है, ये भी आता है हमारा और ये तीनों भी आता है। मुख्य रूप से मूल तीनों कहलाता है, लेकिन मूल में ये भी शामिल है। मुख्य रूप से बोलेगा तो 3। मुख्य रूप से मूल स्वर वर्ण किसे कहते हैं करके पूछा जाए तो केवल 3 को लगाना, री कुछ काम का नहीं, ठीक है। लेकिन वो प्रॉपर पूछेगा मूल स्वर वर्ण क्या है, तब आपको लेना पड़ेगा 4। ठीक है, याद रखना। ये हो जाएगा हमारा, समझ में आया ये। अब बात करते हैं हम लोग दीर्घ स्वर वर्ण और संयुक्त स्वर वर्ण की। तो जस्ट देखो, यहां पर परिभाषा अलग होगा ना। यहां पर हमारा दीर्घ स्वर वर्ण का परिभाषा 2 तरीका से आप लोग समझ सकते हो, 2 तरीका से, ठीक है। 2 तरीका से यहां पर दीर्घ स्वर वर्ण को समझ सकते हो। कैसे? 2 परिभाषा बता रहा हूं, समझना। ऐसे स्वर वर्ण जिनका उच्चारण लघु स्वर वर्ण से थोड़ा ज्यादा समय लगे, है ना, और संयुक्त स्वर वर्ण से कम, क्या कहलाएगा? दीर्घ स्वर वर्ण कहलाएगा। आ रही बात समझ में? तो याद रखना, ऐसा स्वर वर्ण जिनका उच्चारण आप लोगों का मूल या लघु स्वर वर्ण से थोड़ा ज्यादा समय लगे, क्या कहलाता है? दीर्घ स्वर वर्ण कहलाता है ना भाई। ये हो जाएगा उसका परिभाषा। तो इसका परिभाषा को मैं लिख दूंगा। तो ऐसा स्वर वर्ण, ऐसा स्वर वर्ण जिनका उच्चारण, जिनका उच्चारण लघु लघु स्वर वर्ण, लघु स्वर वर्ण से थोड़ा अधिक समय लगता है, 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 क्या कहलाता है जी? दीर्घ स्वर वर्ण कहलाता है, दीर्घ स्वर वर्ण कहलाता है। ठीक है, दीर्घ स्वर वर्ण है। इतना समझ में आया? लेकिन इसका एक और परिभाषा बनता है, कल समझाया था। ऐसा स्वर वर्ण जो समान समान स्वर वर्णों के मेल से बनता है, क्या कहलाता है? दीर्घ स्वर वर्ण। तो यहां पर हमारा समान समान वाला काम आएगा। अ धन अ बराबर आम के आ, छोटे ई बराबर बड़ी ई, छोटे उ बराबर बड़ा उ, ये तीनों। आ रही बात समझ में? ये तो ये हमारा आप लोग का दीर्घ स्वर वर्ण। ये यहां पर फॉलो नहीं होगा ये परिभाषा, लेकिन परिभाषा तो ये भी है ना। तो इसके साथ उसको भी लिख देंगे, समान तथा, इसमें लिख देंगे स्वर वर्ण है, तथा समान समान स्वर वर्ण भी मिलकर के किसका निर्माण करता है? दीर्घ स्वर वर्ण का, है ना भाई। तो यहां पर हम दीर्घ को समझ रहे हैं, दीर्घ स्वर वर्ण को। जैसे कि हम बात करेंगे, जैसे कि हम बात करेंगे तो दीर्घ स्वर वर्ण में हम लोग देखेंगे, जैसे कि समान समान स्वर वर्ण की बात हो रही है, तो समान समान की स्वर वर्ण की बात हो रही है, तो इसमें हम लोग अ प्लस अ बराबर आम के आ, छोटे ई प्लस छोटे ई बराबर बड़े ई, छोटे ऊ प्लस छोटे ऊ बराबर बड़े ऊ, ऊन के ऊ। ठीक है, ऐसा। अब गिरा तो तू गिरे रहा, है ना भाई, याद रहेगा। ये हो गया, है ना। अगर इसको अलग से हम उधर देखें, दीर्घ स्वर वर्ण की बात करेंगे, दीर्घ स्वर वर्ण, दीर्घ स्वर
वर्ण की बात करेंगे तो दीर्घ स्वर वर्ण अगर परिभाषा उसके अनुसार हम लोग अलग से बनाएं तो कौन सा परिभाषा बन जाएगी जी? समान समान, है ना भाई, ऐसे समान, है ना, समान समान, समान समान स्वर वर्णों के मेल से, स्वर वर्णों के मेल से बनने वाला नया वर्ण, बनने वाला नया स्वर वर्ण, बनने वाला नया स्वर वर्ण क्या कहलाता है? दीर्घ स्वर वर्ण कहलाता है, दीर्घ स्वर वर्ण कहलाता है। समझ में आया ये? ठीक है, जिसमें हम लोग देखेंगे, अगर बात करेंगे तो इसके एग्जाम्पल अभी क्या देखे, जैसे कि उदाहरण में हम लोग, उदाहरण में हो जाएगा जी अ प्लस अ बराबर आम के आ, क्लियर है? छोटा ई प्लस छोटा ई बराबर बड़ा ई, छोटा ओ प्लस छोटा ओ बराबर बड़ा ओ। और ये मत सोचना कि छोटा है बराबर बड़ा है, वो नहीं होता। वो अ प्लस ई मिलकर ए बनता है, ए बनता है, एडी के ए बनता है। हाँ समझ रहे हो? ये समझ में आया? दीर्घ के बाद क्या था हमारा? संधि स्वर वर्ण था, है ना भाई? संधि स्वर वर्ण, सॉरी संयुक्त स्वर वर्ण था। तो संयुक्त स्वर वर्ण क्या है देखो तो, संयुक्त स्वर वर्ण, संयुक्त स्वर वर्ण, संयुक्त स्वर वर्ण, उसको निकाल दो बाबू रे। ठीक है, संयुक्त स्वर वर्ण। अब संयुक्त स्वर वर्ण क्या है? संयुक्त स्वर वर्ण ये समान समान से बना है, वो अलग अलग स्वर वर्णों के मेल से बनेगा। ठीक है, वो अलग अलग स्वर वर्णों के मेल से बनेगा, क्या कहलाएगा? संयुक्त स्वर वर्ण कहलाएगा। लेकिन संधि स्वर वर्ण क्या है? जो दीर्घ और संयुक्त स्वर वर्ण के मेल से बने, क्या कहलाएगा? संधि स्वर वर्ण कहलाएगा। लेकिन संयुक्त क्या है? दो अलग अलग स्वर वर्णों के मेल से जो बनेगा वो क्या कहलाएगा? संयुक्त स्वर वर्ण कहलाएगा। जैसे कि देखो संयुक्त स्वर वर्ण की बात करते हैं, है ना भाई, संयुक्त स्वर वर्ण की बात करते हैं, संयुक्त स्वर वर्ण। तो संयुक्त स्वर वर्ण है ना भाई, ये हो जाएगा असमान या अलग अलग, अलग अलग, अलग अलग स्वर वर्णों के, स्वर वर्णों के मेल से, अलग अलग स्वर वर्णों के मेल से बनने वाला नया स्वर वर्ण, बनने वाला नया स्वर वर्ण, स्वर वर्ण क्या कहलाता है जी? संयुक्त स्वर वर्ण कहलाता है, संयुक्त स्वर वर्ण कहलाता है, संयुक्त स्वर वर्ण कहलाता है। ये हो जाएगा। आई बात समझ में? तो हमारा अलग अलग की बात हो रही है, तो अलग अलग की बात हो रही है तो चलो वही वो अलग अलग बात है। जैसे कि बात करेंगे हम लोग अ प्लस ई, क्या कहलाएगा ये? ए। नहीं, ये तो ई है, वो बड़ा ए नहीं होगा। ठीक है, अ प्लस ए बराबर ए। ठीक है, याद रखना, इसी को बोलते हैं हम लोग, ये ए है ऐसा, और इसका मतलब है ये। देखे हो मूर्ख लोग कैसे लिखते हैं? हार्दिक शुभकामनाएं, शुभकामनाएं, ये क्या लिखा है? आए है, ये ऐसा होता है कभी? ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है। परीक्षाएं आपके नजदीक द्वार में खोला जा रहा है, सीजीपीएससी की तैयारी करने वाले परीक्षाएं के लिए आ जाए, आए लिखा रहता है। मूर्ख, पहले आए तो लिखना सीख जा, फिर तैयारी करवाना। तुम समझ रहे हो? ठीक है, हम लोग बहस नहीं करते, बस हम लोग जब टीचर की जब उससे मुकाबला हो जाता है ना, एक ही शब्द बोलते हैं, उसको सुधार ले पहले, फिर सीजीपीएससी पढ़ाना। समझ रहे हो? तो ये सारी चीजें बहुत मायने रखता है ना भाई। फिर हम लोग बात करेंगे अ प्लस उ, अ प्लस उ बराबर बन जाएगा ओ। इसको रियल में हम लोग औ कहते हैं, औ। लेकिन माता पिता ने हमें पहले से सिखा दिया ओखली के ओ। ठीक है, इसीलिए ओ कहते हैं। औ मतलब ओखली के ओ नहीं होता, ओखली के औ होता है।
औ, ठीक है। हाँ, फिर हमारा हो जाएगा अ प्लस ओ बराबर हो जाएगा औ। रियल में औरत नहीं होता, औरत होता है, ठीक है। ये हम उसका मर्दवा है, ये हमारी औरत है, वो सही बोलते हैं वो लोग, समझ रहे हो। हाँ, और रियल में जो ज्ञानी लिखा था ना, ज्ञानी लिखा होता है, ज्ञानी लिखा होता है, उसको पढ़ा जाता है जज्ञानी, ठीक है, ज्ञानी बोला जाता है, ठीक है, ज्ञानी बोला जाता है। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं, समझ रहे हो, जैसे कि ज्ञा किससे मिलकर बना होता है, ज प्लस इया, तो क्यों ये जिया हो रहा है ना, इसीलिए ज्ञानी कहते हैं उसको, लेकिन अब बोल दिया गया है ज्ञानी, इसीलिए हम लोग क्या पढ़ते हैं उसको, ज्ञानी ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो यूपी वाले यही उसको कर ज्ञानी पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। वो भी तो ज्ञानी बोलता है, वो क्या है जो योगा करवाता है जी, रामदेव बाबा, वो ज्ञानी ही बोलता है, वो मैं ज्ञानी ही बोलता है, ज्ञानी नहीं हूं बोलता है, तो खतरा इंसान है वो, ऐसा। तो ये चीज समझ में आया है ना भाई, ये ओ है ऐसा, और ये औ है ऐसा, है ना भाई। तो ये चीज आप लोग को, यही सब चीज को तोड़ना सीखेंगे संधि में, तो इसको तोड़ेंगे तो ये बनेगा, 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 ठीक है। कहीं कहीं बड़ी की मात्रा भी लिखा रहता है, परेशान मत होना, लेकिन मुख्य यही है ना भाई, ये समझ में आया, ठीक है। तो दीर्घ स्वरवर्ण समझ में आया, संयुक्त स्वरवर्ण समझ में आया, 3 4 3 7, और 7 और 4 11, यही वो मुख्य स्वरवर्ण है आपका। अर्थ के आधार पर इसको नहीं लेते, इसीलिए केवल 3 को मुख्य माना जाता था, ठीक है जी। केवल अर्थ में वो 10 जो बच जाता है तेरी को काट देते हैं वो लोग, तो अर्थ में ही, इसलिए प्रमुख इसको ही 3 को ही मानते हैं, ठीक है। याद रखना, जब पढ़ोगे किसी किसी बुक में पढ़ोगे तो 3 को ही पाओगे, विनय कुमार पाठक पढ़ोगे 4 पाओगे, यूट्यूब पढ़ोगे तो इसका दर्शन नहीं पाओगे, वो यूट्यूब के चक्कर में मत पढ़ना, सबका अलग अलग तरीका है। जो हम लोग पढ़ते हैं ना, रूपांतरण निरर्थक बताया था, रूपांतरण, अव्यय, वाक्य, उसको प्रयोग भी बोलते हैं। क्यों प्रयोग बोलते हैं, वाक्य प्रयोग, मुहावरा है ना भाई, 9 2 11 हो जाना, वाक्य प्रयोग करके बताइए, तो बिल्ली ने कुत्ते को देखा तो 9 2 11 हो गया, वाक्य प्रयोग हुआ, उसी वाक्य को लोग प्रयोग बोल दिए, तो उधर के लोग उसको प्रयोग के अनुसार कितना शब्दों का वर्गीकरण बोलते हैं, तो 8, और हम लोग क्या बोलते हैं, रूपांतरण या निरर्थक या वाक्य, तो वो सबका अलग अलग तरीका है। वो स्टेट लोग वैसे बोलते हैं, अपन स्टेट का काम एग्जाम निकालना, तो हम ऐसे बोलते हैं भाई, है ना भाई। चलो, तो ये समझ में आया आप लोग को, उत्पत्ति के आधार पर स्वर वर्ण, ठीक है। चलो, ये उत्पत्ति के आधार पर स्वर वर्ण हो गया। दूसरा हमारा क्या है जी, दूसरा हमारा उच्चारण के आधार पर है। मैं ये देख रहा हूँ 9 पेज कहाँ से आ गया, अच्छा खाली है ना, तो लिख देते हैं खाली है तो ये, ठीक। चलो, अब दूसरा हमारा क्या है, उच्चारण मात्रा के आधार पर, ठीक है, उच्चारण या मात्रा के आधार पर। दूसरा है हमारा उच्चारण या मात्रा के आधार पर, उच्चारण या मात्रा के आधार पर, ठीक। तो उच्चारण या मात्रा के आधार पर स्वर वर्ण के कितने प्रकार, 3 प्रकार, ठीक है। कितने प्रकार जी, 3। तो याद रखना, ये कितना प्रकार हो जाएगा, 3 प्रकार से हम लोग देखेंगे, किसके आधार पर, उच्चारण या मात्रा के आधार पर स्वर वर्णों की संख्या कितने प्रकार बताया गया है, 3 प्रकार। तो बात करेंगे 3 प्रकार है क्या, इस तीनों प्रकार को आप लोग को समझना है ना भाई, तीनों प्रकार को आप लोग को समझना है। पहला हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा जी, पहला हो जाएगा हमारा मूल वर्ण, मतलब मूल स्वर वर्ण, मूल बोलो या क्या बोलो, ह्रस्व बोलो या बोलो लघु बोलो, ठीक है, पहला। दूसरा क्या है जी, दीर्घ, तो दूसरा में बोलना दीर्घ बोलो या बड़ा बोलो, ठीक है, दीर्घ बोलो या बड़ा बोलो। तीसरा आ जाना, तीसरा हो जाएगा आपका प्लुत स्वर वर्ण,
ठीक है, लघु स्वर वर्ण, दीर्घ स्वर वर्ण और याद रखना प्लूत स्वर वर्ण, प्लूत स्वर वर्ण। आई बात समझ में? तो इसको हमें समझना होगा कि ये क्या है, कि मूल ह्रस्व स्वर वर्ण क्या है, दीर्घ स्वर वर्ण क्या है, तीसरा हमारा ये प्लूत स्वर वर्ण क्या है, तीनों को समझना पड़ेगा। तो वही है सेम फिर, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हमारा परिवर्तन चेंज हो जाएगा। परिभाषा बोलने का तो वही है, कोई अंतर नहीं, ये भी वही है। ऐसा स्वर वर्ण जिनका उच्चारण हम कम समय में करते हैं क्या कहलाता है, मूल या ह्रस्व स्वर वर्ण कहलाता है उच्चारण के आधार पर। दूसरा दीर्घ स्वर वर्ण क्या है, ऐसा स्वर वर्ण जिनका उच्चारण लघु स्वर वर्ण से थोड़ा ज्यादा समय लगे और प्लूत से कम लगे, क्या कहलाएगा, दीर्घ स्वर वर्ण कहलाता है। ऐसा स्वर वर्ण जिनका उच्चारण लघु और दीर्घ स्वर वर्ण से ज्यादा समय लगे, प्लूत स्वर वर्ण कहलाता है ना भाई। याद रखना, इस प्लूत स्वर वर्ण किसी का मतलब नहीं रखता, लेकिन प्लूत का तात्पर्य होता है लंबा समय, बस और कुछ नहीं, है ना भाई। तो चलिए ये मूल देखते हैं हम लोग, मूल ह्रस्व स्वर वर्ण क्या होता है हमारा। मूल ह्रस्व स्वर वर्ण के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो इस मूल ह्रस्व स्वर के बारे में बात करेंगे, इसमें याद रखना जी, ऐसा स्वर वर्ण जिनका उच्चारण कम समय में करते हैं क्या कहलाता है, मूल या ह्रस्व स्वर वर्ण कहलाता है। परिभाषा शुरू में लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं, वही है हमारा। तो इसमें हम लोग देखेंगे इसकी संख्या कितना बताया था, 4। तो क्या क्या था हमारा, अ ई उ ऋषि के री। क्लियर हुआ, समझ में आया, ये हो जाएगा। अब बात करेंगे दीर्घ स्वर। ये तो दीर्घ पता ही है, 4 ठन समान समान स्वर वर्ण वाला, बाकी वो संयुक्त कहाँ गया, वो इसी में शामिल हो जाएगा, दीर्घ में शामिल हो जाएगा वो, ठीक है। तो सबको लिखेंगे हम लोग, अ का बड़ा भाई आम के आ, ई का बड़ी बहन बड़ी ई, ऊ का बड़ा भाई बड़ा ऊ, री का गायब, ठीक है, रीग हो जाएगा गायब। इसके बाद हम लोग देखेंगे, उसके बाद ये अब जो संयुक्त को भी लिखो, क्या क्या बचा संयुक्त में, ए ओ और औ, है ना भाई, औ, ये औ। क्लियर है, ये सारा क्या कहलाएगा हमारा, दीर्घ स्वर वर्ण, जिनका हम लोग उच्चारण कब करते हैं, जिसका उच्चारण, इसका उच्चारण हम लोग देखा जाए तो आप लोगों का मूल स्वर मतलब मूल ह्रस्व स्वर वर्ण के समय थोड़ा ज्यादा प्रयोग करते हैं, इसमें कम समय लगता है और इसमें थोड़ा ज्यादा समय लगता है, दीर्घ स्वर वर्ण कहलाता है, ठीक है। प्लूत स्वर वर्ण, ऐसा स्वर वर्ण जो सब तो इधर आ गए तो उसमें क्या है गुरुजी, हाँ उसी को सोचना जरूरी है तुम लोगों को, तब तो मैं बताऊंगा ठीक है, सोचो क्या आ सकता है, कुछ नहीं आएगा और क्या हाँ हाँ वही तो बचा है ना। हाँ चलो देखो, अब आप लोग बोलोगे जोर से चिल्ला कर, है ना, ऐसा स्वर वर्ण जिनका उच्चारण चिल्ला कर करते हैं, किसी को पुकारने के लिए करते हैं, ओम, अब समझ में आ गया ठीक है ना। तो जैसे कि हम लोग ओम थोड़ा बोलते हैं, ओम बजरंग बली, ओम शंकर भगवान थोड़ा बोलते हो, जय ओम खाक सकते हो, हरि ओम, ओम बोलो, तब तो ओम का सार्थक है, ओम ये सार्थक नहीं है। किसी को बोलोगे तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, तो वो मजा नहीं आएगा, तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, इसमें मजा आएगा, वही प्लूत है ठीक है ना। तो याद रखना, ऐसा स्वर वर्ण जिनका उच्चारण लघु और दीर्घ से ज्यादा समय तक करते हैं क्या कहलाता है, प्लूत स्वर वर्ण कहलाता है ना भाई। ऐसा स्वर वर्ण, ऐसा स्वर वर्ण जिनका उच्चारण ऐसा स्वर वर्ण जिनका उच्चारण हम लोग लघु व दीर्घ से अधिक समय में करते हैं, अधिक समय में करते हैं, उच्चारण अधिक समय में करते हैं, क्या कहलाता है, प्लूत कहलाता है, ठीक है, प्लूत है। इसका अधिकतर किसी को पुकारने या हुंकार भरने के लिए किया जाता है, ठीक है। कहाँ के हंस रे टूरा येतिया, समझ रहे हो, ये ऐसा हो जाएगा जैसे कि बोल रहे हैं ओम, ठीक है, ये लगना जरूरी है, ये आवाज है हमारी, लंबी स्वर है।
किसी भी वर्ण को क करके अगर क लिखा भी गया, स्वर को लिख लो, स्वर पढ़ रहे तो, है ना। अगर हम लोग बोल दिए जैसे कि ई करके, जैसे लग जाए कुछ आप ई, वही वो ई है। जैसे थोड़ा लंबा समय तक ये तो होता है ई, ऐसे करेंगे वो तो हम लोग लुका दे उल्टा, नहीं पता है किसी को, वो तो इसी में आ जाएगा। वो कम समय में क्या मतलब वो मूल स्वर वर्ण में आ जाएगा, लेकिन ई वो किस में आ जाएगा, आप लोग का प्लुत स्वर वर्ण में आ जाएगा। आई बात समझ में। किसी में ओम आ ये सारा चीज हमारा प्लुत स्वर वर्ण में आ जाता है ना भाई, समझ में आ रहा है। और ये इसका परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं, फिर भी नोट्स के लिए तौर पर लिख देता हूँ, है ना भाई। लघु स्वर वर्ण के समय से ज्यादा, लघु से ज्यादा समय, ऐसे स्वर वर्ण जिनका उच्चारण, ऐसे स्वर वर्ण जिनका उच्चारण लघु स्वर वर्ण से थोड़ा ज्यादा समय लगता है ना भाई। लघु स्वर वर्ण से थोड़ा ज्यादा समय लगता है, लघु स्वर वर्ण से थोड़ा ज्यादा समय लगता है, थोड़ा ज्यादा समय लगता है, समय लगता है, दीर्घ है। ठीक है ना भाई, ये हो गया। और ये कम समय में, ठीक है, कम समय में उच्चारण, ठीक ना, क्लियर, आई बात समझ में। ये खत्म हुआ हमारा उच्चारण के आधार पर। अब आते हैं किसके आधार पर, शरीर के अंग के आधार पर। समझ आ रहा है। लिखते तो एक ठन को आगे नहीं बढ़ पाते, बता रहा हूं मैं। पढ़ रहे हो तो कहानी देख समझ रहे हो, लेकिन इसको एक चीज बता रहा हूँ, ये समझ मस्त रहे हो। अगर आप लोग नोट्स नहीं बना पाए और इसको नहीं लिख पाए, घर में रिवाइज भी नहीं किए, तो 2-3 दिन बाद बराबर पूरा बराबर हो जाओगे। हाँ हाँ, नहीं आ रहा था बोल दो, है ना। लेकिन जब भी आप लोग को जरूरत पड़ेगी, छोटे से मैसेज छोड़ देना मेरे पास तुरंत, ताकि मैं वीडियो को साइंस भेज दूं, ताकि 2 करके आप लोग इसको 10 मिनट में नहीं देख सको। समझ रहे हो, बताना, सबको नहीं देता मैं ये सब, ठीक है। वो रिकॉर्ड केवल आप ही लोग के लिए हो रहा है, किसी दूसरे के लिए नहीं हो रहा है। चलो अब बात करेंगे हम लोग किसके आधार पर जी, तीसरा, शरीर के अंग के प्रयोग के आधार पर। तीसरा हो जाएगा हमारा शरीर के अंगों के प्रयोग के आधार पर। शरीर के अंगों के प्रयोग के आधार पर स्वर वर्णों की संख्या देखेंगे, ठीक है, शरीर के अंगों के आधार पर। तो शरीर के अंगों का प्रयोग सबसे पहले देखेंगे हम लोग, सबसे पहले देखेंगे जी, पहला में देखेंगे हम लोग जीभ के आधार पर। पहला देखेंगे जीभ के प्रयोग के आधार पर, पहला देखेंगे जीभ के प्रयोग के आधार पर, ठीक है, आधार पर पहले देखेंगे जीभ के प्रयोग के आधार पर। दूसरा जीभ के प्रयोग के आधार पर दूसरा देखेंगे हम लोग, दूसरा देखेंगे जी मुंह के प्रयोग के आधार पर, मुंह के प्रयोग के आधार पर, आधार पर, ठीक है। तीसरा देखेंगे हम लोग, तीसरा ओंठ के प्रयोग के अनुसार, ओंठ लिखो चाहे होंठ, ओंठ के प्रयोग के आधार पर। ये मुख्य रूप से हम लोग शरीर के अंगों के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि यहीं से तो मुंह निकलेगा। वो सब व्यंजन में पढ़ेंगे जी। हाँ, तालव्य जैसे कि हम त से त हमारा उसको, है ना, तालव्य किसको बोलते हैं, जो तालु से च छ ज झ अंग, है ना, जो आता हमारा च वर्ग, च वर्ग को तालव्य बोलते हैं, याद करो कल पढ़े थे। क वर्ग को कंठव्य कहते हैं, च वर्ग को तालव्य कहते हैं हमारा। उसके बाद च के बाद ट, ट वर्ग को हम लोग मूर्धन्य कहते हैं, क च ट। ता को हम लोग दंतव्य, दांत के सादा से बोलेंगे, है ना भाई। फिर हमारा आ जाएगा क च ट त प, फिर प वर्ग आ जाएगा, प को हम लोग ओष्टव्य कहेंगे, प फ ब भ म। वो पढ़ लिए हैं सब, लेकिन पूरा नहीं पढ़े हैं, केवल आप लोग को ढांचा बताया था। अभी तो शुरुआत, इसको डील करूंगा, उसको तो पूरा पोस्टमार्टम करूंगा। फिर वर्णमाला में दुनिया में जहां से क्वेश्चन आएगा, दुनिया में उठा के देखना, और नहीं बने तो मेरे को आके मिलना। समझ, ओपन चैलेंज कर देना, तुम जहां से वर्णमाला में लेकर आओ जाओ,
मैं सॉल्व करूंगा, नहीं सॉल्व कर पाऊंगा, तुम जितना पैसे में उतना, लेकिन सॉल्व कर दूंगा ते बोलना। ऐसा कोई बना ही नहीं है, जितना हम लोग पढ़ेंगे उससे नहीं बना होगा। आप लोग को मैं पूरा सीढ़ी तक लेकर जा रहा हूँ, एकदम अंदर तक, एकदम अंदर, नहीं तो अभी तो ये कब खत्म कर देता, वो तो उसी दिन बोलता था खत्म हो गया जाओ करके, समझ रहे हो। लेकिन थोड़ा टॉप करना है अपने को, लेवल लाना है। तो शरीर के अंगों के प्रयोग के आधार पर, जीभ के आधार पर, मुंह के आधार पर, ओठ के आधार पर देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जीभ के प्रयोग के आधार पर, ठीक है। पहले देख लेते हैं जीभ, जीभ के प्रयोग के आधार पर, जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर वर्णों को तीन प्रकार से बांट सकते हैं। स्वर वर्णों को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं जी। वो 3 भाग क्या क्या है आइए देखते हैं, ठीक है। वो 3 भाग क्या क्या है आइए देखते हैं, ठीक है। ये है हमारा जीभ, क्या है, ये है हमारा जीभ, ठीक है। अब बताओ आगे कौन पीछे कौन? जीभ का आगे कौन पीछे कौन? ये कोई कुत्ते का जीभ नहीं है ना, मनुष्य का जीभ है। बताओ आगे ये है कि आगे ये है? फंस गया। वृक्ष में समझ, वृक्ष, वृक्ष का जड़ आगे है कि उसका वो टहनी है वो आगे है? जड़ आगे है ना भाई, तो आगे क्या होगा, हमारा जड़ ये है, और ये मध्य है, और ये पीछे है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, अग्र। हम लोग आगे को बोलते हैं अग्र, बीच को बोलते हैं मध्य, और नीचे को बोलते हैं पश्च, ठीक है। ये 3 रूप हुआ है ना भाई। इसी को हम लोग बोलेंगे, आप लोग का ये हमारा जीभ के आधार पर, जीभ के आधार पर स्वर वर्णों को, जीभ के आधार पर स्वर वर्णों को हम लोग 3 आधार से बांटेंगे। कितने आधार से? 3 आधार से बांटेंगे, ठीक है। वो पहला क्या हो जाएगा हमारा, अग्र स्वर वर्ण। पहला क्या कहलाएगा, अग्र स्वर वर्ण, ठीक है। दूसरा क्या कहलाएगा, मध्य स्वर वर्ण, मध्य स्वर वर्ण। और आप लोग का तीसरा क्या कहलाएगा, पश्च स्वर वर्ण, पश्च स्वर वर्ण, पश्च स्वर वर्ण। क्लियर है ये तीनों, है ना भाई, अग्र मध्य और पश्च। अब बात करेंगे अग्र स्वर वर्ण क्या है, मध्य स्वर वर्ण क्या है, पश्च स्वर वर्ण क्या है। इसका परिभाषा आप लोग को बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसका परिभाषा आप लोग को बनाना पड़ेगा। जैसे कि मान के चलो ये छोटा सा जीभ है इंसान का, है ना भाई, ये जीभ है। अब जीभ है, ये तो हमारा अंदर वाला हिस्सा है जो हमारी इधर है गले तरफ, है ना। इसको बोलते हैं अग्र, ये हो जाएगा हमारा अग्र भाग, ये हो जाएगा हमारा मध्य भाग, ये हो जाएगा हमारा पश्च भाग। क्लियर है, अग्र भाग, मध्य भाग और पश्च भाग जीभ के आधार पर। अब जीभ के आधार पर अग्र में देखो, अब इसका प्रयोग करेंगे हम लोग, तो अग्र स्वर्ण का परिभाषा कैसे बनेगा, ऐसा स्वर वर्ण जिनका उच्चारण जीभ के अग्र भाग से उत्पन्न हो, जीभ के अग्र भाग से उत्पन्न हो, क्या कहलाएगा, अग्र स्वर वर्ण कहलाएगा। ऐसा स्वर वर्ण जिनका उच्चारण मध्य स्वर वर्ण के, मतलब मध्य, जीभ के मध्य से उच्चारण हो, क्या कहलाएगा, मध्य स्वर वर्ण। ऐसा स्वर वर्ण जिनका उच्चारण जीभ के पश्च या नीचे वाला भाग से उच्चारण हो या उत्पन्न हो, क्या कहलाएगा, पश्च स्वर वर्ण। परिभाषा बन गया, एकदम सिंपल, है ना भाई। जिसमें अगर हम लोग बात करेंगे, अगर बात करेंगे तो इसमें कैसे समझेंगे, देखो इसको। अब अग्र स्वर वर्ण, ठीक, अग्र स्वर वर्ण, अग्र स्वर वर्ण परिभाषा क्या बन गया, ऐसे स्वर वर्ण जिनका उच्चारण जीभ के अग्र भाग से उत्पन्न हो, अग्र स्वर वर्ण कहलाता है। तो अग्र, दिमाग लगाओ, हमारे पास 10 स्वर वर्ण है ना, अर्थ के आधार पर वो 10 का प्रयोग करना है। तो 10 का ऐसा प्रयोग करो जो कि हमारे जीभ की इस तरफ से निकले, दिमाग लगाओ। तो सिंपल मुंह से निकल रहा है, और पढ़ते जाओ। आए तो सही बोल रही हो, आए, और आए, आओ, आओ तो नहीं आएगा, आओ, आओ नहीं आएगा, नहीं आएगा, ए आ गया, ए आ गया, और बताओ, ई, बड़ा ई, ए, यहाँ पर दबा के देखो, दब गए मतलब समझ जाना। तो यहाँ पर आ रहा है केवल,
देखो अ अ इसको कोई जरूरत नहीं, लेकिन ई ई जरूरत पड़ा है ना, तो ये यहीं से लगा हुआ है ना भाई। तो याद रखना अग्र स्वर वर्ण में हम लोग पढ़ेंगे छोटे ई, बड़े ई, ए और ऐ। ठीक है, ये चारों हो गया हमारा आप लोगों का अग्र स्वर वर्ण। याद रहेगा अग्र स्वर वर्ण। ठीक है, ई ए ऐ बोल के देखो ना, तब समझ में आएगा। आया ना? हाँ, तो ये तब आएगा। अगर हम बात करेंगे एग्जाम में पूछा जाता है, देखो एग्जाम में क्या पूछा जाता है, निम्न में से मध्य स्वर वर्ण किसे कहते हैं? मध्य स्वर वर्ण की पहचान कीजिए। एग्जाम में बार बार पूछा गया है, पहचान करना है आप लोग को। इसके बारे में जी, मध्य स्वर वर्ण के बारे में पहचान करना है। ऑप्शन में है आप लोगों का अ, ऑप्शन में है ई, ऑप्शन में है आप लोगों का ओ, ऑप्शन में है आप लोगों का छोटे ई। ठीक है, ए बी सी डी, तो कौन है? ठीक, चलो इसका आंसर देखते हैं बाद में। ठीक है जी, तो समझ में आया। अब हमारा, चलो ना देखते हैं। आजा तो मास्टर नहीं पढ़े पढ़े, तुक्का तो लगा देते हैं सर, बाद में बताएगा। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखो हम बात करेंगे अब आप लोगों का मध्य स्वर वर्ण। ऐसा स्वर वर्ण जिनका उच्चारण हमारा जीभ के मध्य भाग से निकले। मध्य भाग ही काम कर रहे हैं, अनार के हमारा जीभ रियल में इधर चिपक जा रहा है, वो दब के इधर बीच से निकल रहा है, वो समझ रहे हो? जब हमारा ये नीचे जाकर दबेगा ना जीभ पूरा, तब ऊपर से निकलेगा। जीभ कुछ काम नहीं करेगा, देखना लेकिन जीभ उधर जाकर सपट जा रहा है। समझ रहे हो? तो हमारा क्या है आप लोगों का एक मध्य स्वर वर्ण है। ठीक है, अब जितना बच गया क्या कहलाएगा? पश्च स्वर वर्ण। क्या बच गया? अ का बड़ा भाई आ। ठीक है, अब इसमें बच गया हमारा ऊ, भी बच गया ऊ ऊ ऊ ऊ। ठीक है, बड़ा ऊ, और क्या बच गया? औरत के औ, और अंगूर हमारा तय हुआ है, खत्म। ये सारा चीज हमारा क्या है जी आप लोगों का जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर वर्णों की संख्या है हमारा। तो अग्र स्वर वर्णों की संख्या कितनी? 4। संख्या कितना बोलेगा तो 4। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण हमारा अग्र स्वर वर्ण है बोलेगा तो समझ में आ जाएगा ना। ठीक, चलो अब हमारा ये बताओ इसका आंसर क्या होगा? होगा। होगा सर, मैं तो अब बोल रहा था, धोखा से वो निकल गया बोल दे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा। क्लियर है? ठीक, तो आज के लिए इतना ही। आगे को हम लोग श्वास के आधार पर, सॉरी अभी जीभ के आधार पर देखे, फिर मुंह के आधार पर, ओंठ के आधार पर, और बाकी इधर श्वास आप लोग का अघोष और प्राण सबको कल देखेंगे। फिर इसको पूरा खत्म कर देंगे कल, ज़्यादा नहीं बचाएंगे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही।